आज हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और 1956 तक चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण, भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। यह हेरा डोवन मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी और 1961 ईस्वी तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महान लोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.2% थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1961 में होती है और 1966 तक चलती है। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही रही। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1967 और 1967 से 1968 और 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1969 से 1974 तक हुई थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% ही थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1974 में होती है और यह 1978 तक चलती है। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। एमएनपी को डीपी दर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित वृद्धि दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। रोलिंग प्लान 1978 से 1980, यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना, यह 1980 से 1985 तक चली थी। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में भी देखा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी, इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिकी उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में
आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद के वर्षों 1990 से 1991 और 1991 से 1992 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थे। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से 1997 ईस्वी तक चली। आठवीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1985 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर और विश्वसनीय रूप से 6.8% रही। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इसने स्वतंत्र भारत के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। लक्षित वृद्धि दर 7.1% अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर 6.8% रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना यह 2002 से 2007 तक चली थी। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित वृद्धि दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना यह 2007 से 2012 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईआईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने उद्देश्यों के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना यह 2012 से 2017 तक चली थी। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना, सभी गांवों को बिजली आपूर्ति करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा समाज तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी।